रात के करीब 2 बजे हैं। मुंबई की सड़क लगभग खाली है। फुटपाथ पर एक आदमी सो रहा है। उसके पास कोई घर नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो खुद को सुरक्षित बंद कर सके। उसे क्या पता कि कुछ मिनटों में कोई अंधेरे से निकलेगा, उसके सिर के पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाएगा और सुबह होने से पहले उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है। डरावनी बात यह है कि ऐसी हत्याएं एक दो बार नहीं हुई। मुंबई में एक के बाद एक, और फिर कुछ साल बाद कोलकाता में भी वही तरीका, वही रात, वही बेबस शिकार, और हर बार पुलिस के सामने एक ही सवाल था, आखिर ये आदमी कौन था। अखबारों ने उसे नाम दिया स्टोन मैन, लेकिन आज तक कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। और शायद इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि जिन लोगों को मारा गया उनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिन्हें शहर पहले से ही परेशान कर रहा था। ना कोई उनके पास रहने की जगह थी, ना तो वो अच्छा कमा रहे थे, ना अच्छा खा रहे थे। फुटपाथ फुटपाथ पर लेटने वाले आदमी थे। यहीं से कहानी हमें ले जाती है 1980 के दशक की मुंबई में। किंग्स ऑफ सर्कल के आसपास फुटपाथ और सुनसान जगहों पर सोने वाले लोगों की हत्याएं सामने आने लगी। शिकार अक्सर ऐसे लोग थे जो अकेले सोते थे, मजदूरी करते, कोई सड़क पर छोटी मोटी चीजें बेचता था, कोई बेघर था। और हमले का तरीका बेहद खौफनाक था। एक भारी पत्थर या बड़ा सा लोहे का रॉड और सिर पर एक घातक वार। शुरुआत में हर हत्या को अलग घटना समझा गया, लेकिन जब घटनाएं दोहराने लगी, पुलिस को एक पैटर्न दिखाई देने लगा। कोई रात में सो रहे लोगों को चुन चुन के मार रहा था। मुंबई में ऐसी हत्याएं स्टोन मैन से जोड़ी जाने लगी। एक व्यक्ति हमले के बाद बच भी गया था। उसने पुलिस को बताया कि उस पर हमला हुआ था, लेकिन अंधेरे में वो हमलावर का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। यानी पुलिस के पास कहानी थी लेकिन चेहरा नहीं, सुराग था लेकिन पहचान नहीं। और फिर हत्याएं अचानक रुक गई, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह खामोशी ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली, क्योंकि अगर मुंबई का स्टोन माइंड चला गया था तो फिर कुछ साल बाद वही डर, वही खौफ, वही कातिल कोलकाता की सड़कों पर कैसे लौट आया। साल था 1989। शहर कोलकाता। जून की एक घटना के बाद फुटपाथ पर रहने वाले लोग की हत्याओं का सिलसिला बढ़ने लगा। एक के बाद एक सड़क पर सो रहे लोगों को मारा जाने लगा। सितंबर तक मामला इतना गंभीर हो चुका था कि शहर में डर फैल गया था। समकालीन रिपोर्टों के मुताबिक उस समय तक कोई लोगों की हत्याएं की खबर सामने आ चुकी थी। पीड़ितों में वही लोग थे, बेरोजगार, छोटी मोटी मजदूरी करने वाले जिनके पास घर नहीं था, और दूसरे बेहद कमज़ोर लोग शामिल थे। और फिर इस हत्यारे को वही नाम मिला इससे पहले जो मुंबई में नाम मिला था, स्टोन मैन। क्यों? क्योंकि हत्या के लिए आसपास बड़ा भारी पत्थर या लोहे का रॉड इस्तेमाल किया जा रहा था। कोई गन नहीं, कोई छुरी नहीं, बस सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर। यही चीज इस कहानी को और डरावना बनाती है। हथियार खरीदने की जरूरत भी नहीं थी, उसे छिपाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हथियार पहले से ही सड़क पर मौजूद था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, गवाह कहाँ हैं। अधिकतर हमले रात में हुए, पीड़ित सो रहे थे, आसपास अंधेरा था, और हमलावर अचानक हमला करके गायब हो जाता था। कोलकाता पुलिस ने अलग अलग इलाकों में निगरानी बढ़ाई, संदिग्ध लोगों से पूछताछ हुई, कई लोगों के हिरासत में लिए जाने की
शंका भी हुई, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो किसी एक व्यक्ति को हत्याओं से जोड़ सके। एक समय पुलिस ने यह भी अनुमान लगाया कि हत्यारा लंबा और मजबूत आदमी हो सकता है, लेकिन एविडेंस डिस्क्रिप्शन के अभाव में यह सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है, और यहीं से इस केस की सबसे बड़ी कमजोरी थी। कातिल था, लेकिन उसका चेहरा किसी के पास भी नहीं था। अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े सवाल पर। क्या मुंबई वाला स्टोन मैन और कोलकाता वाला स्टोन मैन एक ही इंसान था? क्योंकि पैटर्न सेम था। जैसे मुंबई में मारता था वो लोगों को, वैसे ही कोलकाता में भी मारता था। दोनों जगह रात में सो रहे कमजोर लोगों को निशाना बनाया गया। दोनों जगह भारी पत्थर या लोहे के रॉड का इस्तेमाल। दोनों मामलों में हत्या का तरीका बेहद सामान्य था, और दोनों जगह हत्याएं अचानक बंद हो गई। इसीलिए शक हुआ कि शायद वही हत्यारा मुंबई से कोलकाता चला गया हो। लेकिन शक और सबूत में फर्क होता है। मुंबई और कोलकाता पुलिस को ऐसे निर्णायक एविडेंस नहीं मिले जिससे साबित हो सके कि दोनों घटनाओं के पीछे वही एक व्यक्ति था, या कॉपी कट की भी हो रही थी। यानी हो सकता है किसी ने मुंबई की घटनाओं के बारे में पढ़कर उसी तरीके की नकल की हो। इन हत्याओं को बाद में कई लोगों ने अलग अलग थ्योरीज से भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस थ्योरीज के समर्थन में कोई नियंत्रण सबूत नहीं मिला। इसीलिए इन्हें सच नहीं, सिर्फ थ्योरीज की तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि जो सच है वो सच है। अभी तक सच किसी के सामने नहीं आया कि स्टोन मैन आखिर वो कौन सा चेहरा था। तो फिर स्टोन मैन आखिर था कौन? क्या वो एक व्यक्ति था? क्या अलग अलग शहरों में अलग अलग हत्याएं थे? क्या कोई कॉपी कट था, या फिर कुछ घटनाओं के बाद में एक ही नाम के नीचे जोड़ा दिया गया? आज हमारे पास इन सवालों का पक्का जवाब नहीं है। कोलकाता की 1989 वाली घटनाओं में 13 हत्याएं स्टोन मैन नाम से जोड़ी गईं, लेकिन किसी व्यक्ति को इन हत्याओं के लिए दोषी साबित नहीं किया गया। और मुंबई की घटनाओं का भी यही हाल रहा। इतने साल गुजर गए, लेकिन केस के पास आज भी एक नाम है, वही नाम जो स्टार्टिंग में शुरुआत में मैंने बताया था आपको, स्टोन मैन। और उस नाम के पीछे एक निश्चित चेहरा था। लेकिन शायद हमें इस कहानी का सिर्फ एक सीरियल किलर मिस्ट्री की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उन रातों में मारे गए लोग सिर्फ कोई गरीब नहीं थे। उनमें से कोई किसी का पिता रहा होगा, किसी का भाई रहा होगा, और किसी का बेटा रहा होगा। कोई शायद पूरे दिन मेहनत करके सिर्फ इतना कमाता होगा कि रात को पेट भर सके, और फिर जिस फुटपाथ पर वो सोने गया, अपना घर समझकर आंखें बंद की थी, वही उसकी आखिरी जगह बन गई। शायद उसे आखिरी बार सोते वक्त ये भी नहीं पता था कि सुबह उसकी ज़िंदगी में आने वाली है या नहीं। और यही बात इस कहानी को सबसे ज़्यादा बेचैन करने वाली बनाती, क्योंकि अपराधी का पकड़ा ना जाना एक मिस्ट्री है, लेकिन जिनके साथ गलत हुआ उन्हें भुला दिया जाना एक दूसरी त्रासदी है। आज स्टोन मैन का नाम सुनकर हम एक अनदेखे हत्यारे की कल्पना करते हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि स्टोन मैन कौन था। असली सवाल ये भी है, हमने उन लोगों को कितना देखा था जिन्हें वो निशाना बनाता था। मुंबई की सड़कों से लेकर 1989 के कोलकाता तक एक पैटर्न आया। लोग मारे गए, शहर डरा, पुलिस ने तलाश की, और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। लेकिन जवाब कभी नहीं आया,
और शायद इसी वजह से स्टोन मैन आज भी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक अधूरी कहानी है, एक ऐसा सवाल जिसका आखिरी पन्ना आज तक खाली है। क्योंकि कुछ मर्डर मिस्ट्रीज में सबसे डरावनी चीज़ हत्यारा नहीं होता, सबसे डरावनी चीज़ होती है कि हमें कभी पता ही ना चले कि वो कौन था।